गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अकाउंट्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कंपनी फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी ईयर के एंड में प्रिपेयर करती है। ओके फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस किस को इम्पोर्टेंट होती है, तो जो भी कंपनी के साथ डील कर रहा होता है वो हर एक पर्सन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट होती है। शेयर होल्डर के लिए इम्पोर्टेंट है, टैक्स अथॉरिटीज के लिए इम्पोर्टेंट है, मैनेजमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, स्टेक होल्डर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके जितने भी लोग कंपनी के साथ डील कर रहे या कंपनी के साथ कनेक्ट है उनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या पता चलता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इंफॉर्मेशन मिलती है कंपनी के परफॉर्मेंस की। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है कंपनी का, ओके फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी की, ये किससे पता चलती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलता है। ओके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वही चीज इंक्लूडेड होगी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग करेक्ट होगा। देखो ये वाली लाइन, आइटम कंटेन इन सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेल बी इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वही चीज इंक्लूडेड होगी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होगा। ओके ये चैप्टर में हम समझने वाले हैं कंपनी बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करना है, कंपनी की बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करना है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है। इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं। ओके मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर स्टेटमेंट प्रेजेंटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन ब्रीफ at the end of accounting process for an accounting period। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है ब्रीफ में। कब प्रेजेंट करता है? अकाउंटिंग ईयर के एंड में। ईयर के एंड में प्रेजेंट करता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्लियर है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है 1 ईयर के बाद। ओके एट द एंड ऑफ द ईयर। क्लियर है? ये चैप्टर में से आप लोगों को फाइनल अकाउंट का एक सम आएगा जिसमें आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने बोलेंगे। ओके तो ये चैप्टर में से थ्योरी नहीं आती है तो हम सम्स पे ज्यादा ध्यान देंगे। ओके नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोग इसको रीड करना और अगर कोई स्टेटमेंट समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को बाद में पूछ लेना। ओके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हिस्टोरिकल स्टेटमेंट बोलते हैं क्योंकि ये पास्ट से रिलेटेड होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सप्रेस होता है मनी टर्म के अंदर। उसमें अगर कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं है तो हम उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या रिकॉर्ड होता है? वही चीजें रिकॉर्ड होती है जो एक्सप्रेस होता है मनी टर्म के अंदर। ओके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी प्रिपेयर किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बताता है हमें? कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। ओके कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस होगा। अगर ये चीज पता चल जाती है कंपनी को तो लोग फाइंड कर सकते हैं कि उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी। बैलेंस शीट क्या बताता है? बैलेंस शीट से हमें पता चलता है कि कंपनी के पास कितने शेयर्स है, कंपनी की लायबिलिटीज कितनी है, कंपनी के असेट्स कितने हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेस पे। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। ओके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पर्सनल जजमेंट भी इन्वॉल्व होती है। ओके जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा है, जो भी अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है वो फ्री है सिलेक्ट करने के लिए कोई भी मेथड। डेप्रिसिएशन की कौन सी मेथड यूज करनी है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी के लिए कौन सी मेथड, कौन सा अल्टरनेटिव यूज कर सके, कौन सा अल्टरनेटिव अवेलेबल है, वो सब चीजें कौन देखता है? पर्सन जो अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा है। ओके
तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए पर्सनल जजमेंट भी जरूरी होती है कुछ केसेस के अंदर, सब में नहीं, कुछ केसेस के अंदर। तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक थे, आप लोग इसको रीड करना, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो पूछना। ओके, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो ट्रू फेयर पोजीशन परफॉर्मेंस पता चले कंपनी का, कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी लॉस में जा रही है, कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, ये सब चीजें जानने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। ओके, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए अभी कौन से पोजीशन पे, कहाँ पे पहुंचना है, ये सब चीजें कैसे पता चलेगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू पता चलेगा। ओके, कंपेल विथ लीगल रिक्वायरमेंट, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है कंपनी की वो कंप्लीट कर सके, वो फुलफिल कर सके, इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। टू कम्युनिकेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द कंपनी टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर सके दूसरे पार्टीज के साथ, जो कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड है उनके साथ कम्युनिकेट कर सके। देखो, कोई भी पर्सन, कोई भी शेयर होल्डर ऐसे ही कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो पहले देखेगा कि हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी की पोजीशन कैसी है, ये सब जानने के बाद ही कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेगा। और ये सब जानने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? कंपनी अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को उन तक पहुंचाएगा। अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनी ही नहीं होगी तो उन तक क्या पहुंचाएगा? क्लियर है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर की जाती है? क्योंकि कम्युनिकेट कर सके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज। ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे, हमने 11th में भी पढ़ा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट बनाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो सेम ही है। ओके, वहां पे कैप्शन में बताया था, यहाँ पे लाइन में बताया है, स्टेटमेंट में बताया है। आप लोग इसको रीड कर लेना, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो पूछना। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे बैलेंस शीट के फॉर्मेट से। पहले समझ लेते हैं इस फॉर्मेट को, बैलेंस शीट के फॉर्मेट को समझ लेते हैं, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट को समझते हैं। मैंने 2 दिन पहले ग्रुप में सेंड किया था ये फॉर्मेट कि आप लोगों को ये लर्न करना है। ओके, और ये लर्न करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसको इसी सीक्वेंस में लिखा जाता है। हम इसको कुछ भी बीच में से रैंडमली नहीं लिख सकते, यही सीक्वेंस हमें फॉलो करना है, इसी सीक्वेंस में हमें लिखना है। ओके, तो हमें ये लर्न करना बहुत जरूरी है। पर्टिकुलर, नोट नंबर, यहाँ पे अमाउंट लिखा जाता है दोनों कॉलम में। ओके, यहाँ पे ये तीनों का अलग अलग अमाउंट, फिर तीनों को ऐड करके बाहर, ये जब भी हम सम करेंगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ओके, बैलेंस शीट में 2 मेन कैप्शन है, देखो ये 1 और ये 2, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। हमने 11th स्टैंडर्ड में बैलेंस शीट सीखा था, तो बैलेंस शीट में लेफ्ट राइट साइड थी। लेफ्ट साइड इक्विटी एंड लायबिलिटी का, लेफ्ट साइड हम इक्विटी लायबिलिटी लिखते थे और राइट साइड हम असेट्स लिखते थे। ओके, ये कौन सा फॉर्मेट है? ये वर्टिकल फॉर्मेट है। यहाँ पे आप लोगों को सब लाइन में ही लिखना है। ओके, यहाँ पे पूरा लाइन में ही लिखना है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट कैप्शन है। फर्स्ट है इक्विटी एंड लायबिलिटी, जो हमारा लेफ्ट साइड था उसको सबसे ऊपर लिखना है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसके बाद सेकेंड है असेट्स। ओके, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर 4 कैप्शंस आते हैं, लर्न करना है। इक्विटी एंड लायबिलिटी में 4 कैप्शंस आते हैं, असेट्स के अंदर 2 कैप्शंस आते हैं, 1 और यहाँ पे 2। और ये जो फॉर्मेट है पेज नंबर 118 पे है, ये जो फॉर्मेट है पेज नंबर 118 पे है। ओके, इक्विटी एंड लायबिलिटी में 4 कैप्शंस आते हैं, असेट्स के अंदर 2 कैप्शंस आते हैं। कौन से 4 कैप्शंस? शेयर होल्डर फंड्स, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। असेट्स के अंदर नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। क्लियर हुआ? बैलेंस शीट में 2 मेन कैप्शन है, एक है इक्विटी एंड लायबिलिटी, सेकेंड है असेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटी में 4 कैप्शंस आएंगे, असेट्स के अंदर 2 कैप्शंस आएंगे।
ओके अभी शेयर होल्डर फंड में क्या क्या है, शेयर कैपिटल, शेयर वाली चीजें इसमें लिखनी है, रिजर्व्स होगा वो इसमें लिखना है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर वारंट एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और जिसके पास भी ये इंस्ट्रूमेंट है उसे इक्विटी शेयर मिलेगा। ओके ये आप लोगों को अभी आप लोगों के पोर्शन में नहीं है, मतलब इसके रिलेटेड कोई भी एंट्री नहीं आएगी, पर हमें फॉर्मेट में लिखना है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट लिखना है। ओके आप लोग सम करोगे ना, आप लोगों को फॉर्मेट क्लियर होता जाएगा। सेकेंड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मतलब एप्लीकेशन का पैसा आ गया है और अलॉटमेंट का मनी पेंडिंग है। नॉन करंट लायबिलिटी, वो लायबिलिटी जो 1 साल से ज्यादा टाइम तक के लिए होती है उसको बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, उसमें ये सब चीजें आती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। करंट लायबिलिटी में आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। जब भी हम सम करेंगे तो हम उसकी डिटेल जान के पोस्ट करेंगे कि उसको क्यों होना चाहिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, उसको क्यों होना चाहिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग में, पर आप लोगों को ये लर्न तो करना ही पड़ेगा। ओके हम सम करेंगे तो डिटेल में समझ के करेंगे कि वो बोरोइंग क्यों है, उसको शेयर कैपिटल में क्यों जा रहा है, वो रिजर्व में क्यों जा रहा है, ये समझ के करेंगे। ओके असेट्स के अंदर एक है नॉन करंट असेट्स और दूसरा है करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में ए बी सी, फिक्स्ड असेट, फिक्स्ड असेट के अंदर टेंजिबल असेट, इनटेंजिबल असेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इनटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। बी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड टैक्स असेट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट असेट्स। करंट असेट्स जो 1 साल के अंदर अंदर तक वाली असेट्स होती है वो, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज मतलब स्टॉक होता है, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश वाली चीजें यहाँ पे आएगी, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, किसी को थोड़े टाइम तक के लिए लोन दिया है, थोड़े टाइम तक के लिए तो वो यहाँ पे आएगा। ओके करंट अदर करंट असेट्स वो यहाँ पे आएगा। तो क्लियर हुआ, ये फॉर्मेट है जो आप लोगों को लर्न करना है। अगर टेंजिबल एसेट हुआ तो यहाँ पे जाएगा, इनटेंजिबल हुआ तो यहाँ पे जाएगा, अगर थोड़े टाइम के लिए बोरो किया तो यहाँ पे जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए बोरो किया तो वो यहाँ पे जाएगा। ओके और हम जैसे जैसे सम करेंगे वैसे हम देख के करेंगे कि अगर ये एक चीज है तो यहाँ पे क्यों जा रही है, वो यहाँ पे क्यों जा रही है, समझ समझ के करेंगे तो आप लोगों को ये फॉर्मेट और क्लियर हो जाएगा। पर उसके पहले आप लोगों को ये लर्न करना है, तो सम करने के टाइम पे आप लोगों को डिफिकल्टी नहीं आएगी ज्यादा। पेज नंबर 128, पेज नंबर 128 पे बताया है, अगर चाहो तो रीड कर सकते हो। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कैसे टाइप के बोरोइंग्स आते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या आता है, आप लोग एक बार चाहो तो रीड कर सकते हो। अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम सम करने के टाइम पे उसको समझ के ही करने वाले हैं कि ये बोरोइंग में जा रहा है तो क्यों जा रहा है, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में जा रहा है तो क्यों जा रहा है। ओके तो नहीं भी करोगे तो चलेगा, पर अगर किसी को करना चाहते हो तो पेज नंबर 128, ये प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है। पर्टिकुलर नोट नंबर, एक ही अमाउंट का कॉलम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल्स करने के बाद जो रेवेन्यू हुआ है उसको यहाँ पे पोस्ट करना है। कुछ मतलब बिजनेस के स्टॉक का सेल हुआ है, बिजनेस के स्टॉक को बेचा है, सेल हुआ है तो उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, और सेल के अलावा दूसरे तरीके से इनकम हुए उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल रेवेन्यू। एक्सपेंसेस, यहाँ पे सब एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है। ओके परचेस वाले एक्सपेंसेस, चेंज इन स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, इसमें क्या क्या कौन सी चीजें आती है ये हम सम करने के टाइम पे समझेंगे। तो ये सब एक्सपेंस का है, आप लोगों को ये सब रीड करना है, अच्छे से लर्न करना है इसको, यही फॉर्मेट में एग्जाम में लिखना है, आगे पीछे नहीं चलेगा। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन का यहाँ पे दूसरे सब एक्सपेंसेस यहाँ पे। ओके फिर सब एक्सपेंसेस को टोटल करके लिखना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये 3 को माइनस करेंगे 4 से, 3 मतलब टोटल रेवेन्यू को माइनस करेंगे टोटल एक्सपेंसेस से। ओके प्रोविजन फॉर टैक्स, ये एडजस्टमेंट में दिया होगा कि कितना टैक्स है, फिर
प्रॉफिट में से टैक्स को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये बहुत इजी चैप्टर है, मजा आएगी करने के लिए, बस आपको फॉर्मेट लर्न करना है। नेक्स्ट क्लास से हम सम्स करना स्टार्ट करेंगे।